प्रदेश की राजधानी होने के नाते रोजाना लाखों लोग लखनऊ आते जाते रहते हैं। इसी वजह से लखनऊ के रेलवे स्टेशन आसपास तो हर तरह के होटलों की भरमार है। उसी से सटे इलाकों का भी यही हाल है। ऐसा ही एक इलाका है नाका हिंडोला। यहाँ भी छोटे बड़े तमाम होटल हैं। नाका हिंडोला के मोहल्ला विजयनगर में गुरुद्वारे के पीछे एक होटल है, सिंह होटल एंड पंजाबी रसोई। 16 सितंबर सुबह 11 बजे के आसपास होटल का कर्मचारी मोहन बहादुर बेसमेंट में बने कमरों की ओर गया तो गैलरी में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा 4 साल के आसपास का रहा होगा। उसने उसे गोद में उठाकर पुचकारते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मी ने मारा क्या? बच्चा कहता है, नहीं मम्मी ने नहीं मारा, पापा मम्मी को मारकर भाग गए हैं। मारकर भाग गए? कहाँ भाग गए? मोहन ने बच्चे से पूछा। बच्चा बोला, पता नहीं। मोहन बहादुर को लगा कि पति पत्नी में मारपीट हुई होगी, इसलिए बच्चा रोते हुए बाहर आ गया होगा। लेकिन अब उसे मामला कुछ और ही लगा था, इसलिए उसने पूछा, मम्मी कहाँ है? बाथरूम में पड़ी है, बच्चे ने कहा। तो मोहन बहादुर ने पूछा, तुम किस कमरे से बाहर आए हो? बच्चे ने जवाब दिया, कमरा नंबर 102। मोहन बच्चे को गोद में लिए कमरे के अंदर बाथरूम में पहुंचा तो वहां की हकीकत देख परेशान हो उठा। बाथरूम में एक महिला की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। बच्चे ने उस लाश की ओर उंगली इशारा किया, यही मेरी मम्मी है, पापा इन्हें मारकर भाग गए हैं। लाश देखकर मोहन बच्चे को गोद में उठाए लगभग भागते हुए होटल के मैनेजर के पास पहुंचा। उसने पूरी बात उन्हें बताई तो होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल में कई सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए। मैनेजर राजकुमार ने स्वयं कमरे में जाकर देखा। लाश देखकर उसके भी हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत होटल मालिक राजकुमार और स्थानीय थाना नाका हिंडोला पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह ने पहले तो इस घटना की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उसके बाद खुद पुलिस कर्मियों के साथ लेकर होटल पहुंच गए। होटल मालिक राजकुमार उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। उनके पहुंचते ही वह उन्हें साथ लेकर बेसमेंट स्थित उनके कमरे पर पहुंचे जिसमें लाश पड़ी थी। लाश कमरे के बाथरूम में अर्धनग्न अवस्था में थी। सरसरी तौर पर निरीक्षण के बाद उन्होंने मृतका के नग्न हिस्से पर कपड़ा डाल दिया। मृतका की उम्र 22 से 23 साल रही होगी। उसके गले को किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे निकला खून गर्दन से लेकर पीठ तक के नीचे तक जमीन पर फैल गया था। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह लाश का निरीक्षण कर ही रहे थे कि एएसपी पश्चिम के अजय कुमार और सीओ केसरबाग हृदय कठेरिया भी फॉरेंसिक टीम के साथ होटल पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल के से साक्ष्य जुटाने में लग गई तो पुलिस अधिकारी होटल मालिक और मैनेजर से पूछताछ करने लगे। कमरे की तलाशी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे मृतका या उसके पति के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अपने पास बुलाकर पुचकारते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चा बोलता है, मेरा नाम आयुष है और सब प्यार से मुझे शिवा कहते हैं। फिर पुलिस वाले बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? तो बच्चा बोलता है, पापा ने मारा है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक सच्ची घटना है और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस और मेरा नाम है देव। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस वाले बच्चे से पूछते हैं, पापा ने मम्मी को कैसे मारा? तो बच्चे ने कहा, पहले तो पापा ने मम्मी को खूब मारा, मम्मी खूब रो रही थी। फिर भी पापा उनको मारते हुए बाथरूम में ले गए, वहीं मम्मी बेहोश हो गई। मम्मी को मारते देख मैं जोर जोर से रो रहा था। पापा ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। कुछ देर में सो गया। सुबह उठकर देखा तो मम्मी मर चुकी थी। पापा दिखाई नहीं दिए तो मैं रोने लगा। रोते हुए कमरे से बाहर आया तो अंकल ने मुझे गोद में उठा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को एक महिला सिपाही के हवाले कर उसे बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने को कहा। इसके बाद होटल के मैनेजर राजकुमार से मृतका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया, कल यानी 15 सितंबर की रात 11 बजे एक आदमी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसने अपना नाम बबलू, पत्नी का नाम सीमा और 4 वर्षीय बेटे का नाम आयुष उर्फ शिवा बताया था। कमरा मांगने पर मैंने उससे आईडी मांगी। उसने अपना आधार कार्ड दिया। तब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं उस आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी नहीं करवा पाया था। इसलिए मैंने उसका ओरिजिनल आधार कार्ड रख लिया था और उसे कमरा नंबर 102 की चाबी दे दी। होटल का वेटर उसका सामान लेकर उसके कमरे तक पहुंचाने गया था। कमरे में जाने के कुछ देर बाद बबलू चारबाग गया और वहां से खाना ले आया। सुबह 6:30 बजे बबलू मेरे पास आकर कहा कि मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे मेरा आधार कार्ड दे दीजिए। थोड़ी देर में दुकान खुल जाएगी तो मैं फ़ोटो कॉपी करा के दे दूँगा। चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चा होटल में ही है। तो मैंने उसका आधार कार्ड दे दिया। वह कमरे में गया और अपना बैग लेकर चला गया। उसकी पत्नी और बच्चा होटल में ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि वह लौट कर जरूर आएगा।
लेकिन वह लौट कर नहीं आया। जब आयुष रोता हुआ कमरे से बाहर आया तो पता चला कि वह पत्नी की हत्या करके भाग गया है। बबलू भले ही आधार कार्ड लेकर चला गया था, लेकिन उसका नंबर उस पर लिखा था और मोबाइल नंबर होटल के रजिस्टर में लिखा गया था। पुलिस ने उसका आधार नंबर, पता और मोबाइल नंबर नोट कर लिया। इसके बाद घटनास्थल की कार्रवाई निपटा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। थाना नाका हिंडोला के थाना प्रभारी विजय प्रकाश बच्चे के साथ लेकर थाना आ गए और होटल मालिक राजकुमार की ओर से मृतका सीमा के पति बबलू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने होटल में दर्ज आधार कार्ड और पते और मोबाइल नंबर की जांच कराई। दोनों फर्जी निकले। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों गलत होने से इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनकी नज़र आयुष पर पड़ी। वह स्कूल की ड्रेस पहने था। उन्होंने स्कूल की शर्ट के कॉलर पर लगे टैग को देखा। उसमें जो लेबल था उसमें स्टार यूनिफॉर्म लिखा था। इसका मतलब ड्रेस जिस कंपनी में तैयार की गई थी उसका नाम स्टार यूनिफॉर्म था। तभी पुलिसकर्मी ने सोचा कि स्कूल ड्रेस तैयार करने वाली शायद इस कंपनी के बारे में शायद इंटरनेट से कुछ पता चल जाए। यही सोचकर उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कंपनी का पता और फ़ोन नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन करके संपर्क किया। जब कंपनी के बारे में पता चल गया तो पुलिस ने व्हाट्सएप द्वारा आयुष और उसकी ड्रेस की फ़ोटो कंपनी को भेजी गई। तो कंपनी ने बताया कि यह ड्रेस एक प्ले स्कूल की है जिसका पता M24 चाणक्य प्लेस डावड़ी नई दिल्ली है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम नई दिल्ली पहुंच गई। इस टीम ने प्ले स्कूल के प्रबंधक को आयुष का फोटो दिखाकर पूरी बात बताई तो प्रबंधक ने स्कूल के रजिस्टर से आयुष के घर का पता लिखा दिया। आयुष के माता पिता स्कूल से कुछ ही दूरी पर सीतापुरी कॉलोनी में अवधेश के मकान में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। पुलिस टीम ने अवधेश से पूछताछ की तो पता चला कि उसके किराएदार का नाम बबलू नहीं बल्कि मणिकांत मिश्रा है और वह गोरखपुर के थाना सहजनवा के मोहल्ला डुगडुइया का रहने वाला है। उसके पिता का नाम विश्वंभर नाथ मिश्रा है और सीमा उसकी ब्याहता नहीं बल्कि दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पुलिस टीम ने दिल्ली से इंस्पेक्टर विजय प्रकाश को फ़ोन करके सीमा के असली हत्यारे का नाम पता बता दिया। इसके बाद विजय कुमार ने दूसरी पुलिस टीम तैयार कर गोरखपुर भेज दी। 19 सितंबर को गोरखपुर गई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से मणिकांत के घर छापा मारा तो वह घर पर भी मिल गया। पूछताछ में उसने न केवल सीमा की हत्या का अपना अपराध कबूल कर लिया बल्कि हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस टीम मणिकांत को गिरफ्तार करके लखनऊ ले आई। थाने में की गई पूछताछ में मणिकांत ने सीमा की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना पिपराइच के पुखरभिंडा गांव में रहता था कमल सिंह। उसके परिवार में पत्नी और एक बेटी थी सीमा। वह अपराधी प्रवृत्ति का था, इसलिए पत्नी और बच्चों पर खास ध्यान नहीं देता था। वैसे भी वह ज़्यादातर जेल में ही रहता था, इसलिए पत्नी और बेटी अपने मन की मालिक थीं। सीमा खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी थी। वह जवान हुई तो उसकी खूबसूरती लोगों की आंखों में बैठ गई। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। जिसका बाप अपराधी हो उसके घर का माहौल तो वैसे भी अच्छा ही नहीं होता क्योंकि उसके साथ उठने बैठने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते थे। कमल के यहाँ भी उसी जैसे लोग आते थे। जवान बेटी को ऐसे लोगों को से दूर रखना चाहिए, लेकिन कमल को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह सभी को घर के अंदर ही बैठा था। बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी का नहीं होता है, इसलिए उन सब की नज़रें कमल की जवान बेटी पर जम गई थी। बगल के ही गांव भरहट का रहने वाला एक लड़का कमल के यहाँ आता जाता रहता था। वह भी अपराधी प्रवृत्ति का था। वह कुंवारा था, इसलिए उसने कमल सिंह के सामने सीमा की शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। कमल सिंह ने सोचा कि उसकी बेटी की शादी तो करनी ही है। अगर वह अपने हिसाब से शादी करेगा तो दुनिया भर का इंतजाम और दान दहेज के लिए काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ेंगे, और यदि वह सीमा की शादी इस लड़के से कर देता है तो उसे अपने पास से पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वह चाहे तो इस लड़के से कुछ पैसे भी ले सकता है। लड़का उसे पसंद था, इसलिए उसने कहा, सीमा की शादी तो मैं तुमसे कर दूंगा, लेकिन कुछ देने के बजाय मुझे तुमसे कुछ चाहिए। लड़का भी सीमा के लिए बेचैन था, इसलिए उसने कहा, चाचा जी, सीमा के लिए मैं अपना सब कुछ आपको दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा सब कुछ नहीं चाहिए। सब दे दोगे तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे पिलाओगे। मुझे कुछ रुपया चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया है। वह लड़का कमल द्वारा मांगी गई रकम देने को तैयार हो गया तो उसने सीमा की शादी उस युवक से करा दी। सीमा के पिता घर से ससुराल पहुंच गई। वहाँ कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में वह लड़का बात बात पर सीमा से मारपीट करने लगा तो परेशान होकर सीमा उससे तलाक लेकर मायके चली गई। सीमा पहले से ही बिना अंकुश की थी। शादी के बाद वह और आज़ाद हो गई। उसे किसी से भी बात करने या मिलने में जरा भी हिचक नहीं होती थी।
कोई रोक टोक भी नहीं थी, इसलिए वह कहीं भी किसी के साथ घूमने चली जाती थी। इन सब की वजह से बड़ी वजह थी उसकी ज़रूरतें, इसलिए जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी करता वह उसी की हो जाती थी। ऐसे में ही उसकी मुलाकात थाना पिपराइच गांव के पकड़ियार के रहने वाले केदार सिंह के बेटे मनोहर सिंह से हुई, तो वह उससे जुड़ गई। केदार सिंह खेती किसानी करते थे। मनोहर सीमा को इस कदर चाहने लगा कि वह उसे शादी करने के बारे में सोचने लगा। मनोहर ने अपने पिता केदार सिंह से शादी के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मनोहर ने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो सीमा से ही करेगा, अन्यथा कुंवारा ही मरेगा। तब मजबूर होकर केदार सिंह को झुकना पड़ा। वह सीमा से उसकी शादी कराने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि सीमा को उनके हिसाब से घर में रहना होगा, जबकि वह जानते थे कि सीमा ज़्यादा दिनों तक उनकी इच्छानुरूप नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। मनोहर से शादी के बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष रखा था, लेकिन घर में उसे सब प्यार से शिवा कहते थे। केदार सिंह ने सीमा पर काफ़ी बंदिशें लगा रखी थी। उसे परेशान करने के लिए वह बात बात पर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। सीमा को बंदिशों वैसे भी रास नहीं आई। वह खुले आकाश में विचरण करने वाली युवती थी। यही वजह थी कि जल्दी ही उस घर के माहौल से तंग आ गई थी। उसे परेशान करने के लिए वह बात बात पर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। सीमा को बंदिशें वैसे भी पसंद कभी रास नहीं आती थी। वह तो खुले आकाश में विचरण करने वाली युवती थी। यही वजह थी कि जल्दी ही वह उसके घर के माहौल से तंग आ गई और वह उस घर से भागने की कोशिश करने लगी। आखिर एक दिन मौका मिलते ही वह बेटे को लेकर उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग निकली। सीमा मायके आई तो उसका पिता कमल सिंह किसी मामले में गोरखपुर जेल में बंद था। सीमा अक्सर अपने पिता से मिलने जेल जाती थी। उसकी मुलाकात मणिकांत मिश्रा से हुई। अभी अपने पिता विश्वंभर नाथ मिश्रा से मिलने जेल आता रहता था। मणिकांत के पिता विश्वंभर नाथ मिश्रा जिला महाराजगंज में कोऑपरेटिव बैंक में नौतनवा शाखा में सचिव थे। 2008 में उन्हें गबन और धोखाधड़ी के मामले में गोरखपुर जेल भेज दिया गया था। मणिकांत मिश्रा माँ बाप का इकलौता बेटा था। मणिकांत भी अपने पिता से मिलने जेल आता रहता था और सीमा भी। अक्सर दोनों की मुलाकात हो जाती थी। कभी कभी दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ लिया करते थे। तो उसके बाद उन दोनों बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उन दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया। बाप जेल में था और मुकदमा चल रहा था। आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मणिकांत दिल्ली चला गया और वहाँ पर कढ़ाई का काम करने लगा। रहने के लिए उसने डाबड़ी की सीतापुरी कॉलोनी में अवधेश के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। मणिकांत दिल्ली में रहता था और सीमा गोरखपुर में, लेकिन दोनों की फ़ोन पर हमेशा बातें होती रहती थी। सीमा ने उससे कहा कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। इस पर मणिकांत ने उसे दिल्ली बुला लिया। वह बेटों को लेकर दिल्ली पहुँच गई। सीमा को दिल्ली आए 2-3 दिन ही हुए थे कि एक रात उसने कहा, मणि, हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही करते हैं, बल्कि एक दूसरे को जी जान से चाहते भी हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्यों ना हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। सीमा की इस बात पर मणिकांत गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सीमा, प्यार करना अलग बात है और शादी करना अलग बात है। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। क्यों, प्यार करते हो तो शादी करने में क्या परेशानी है? इस बात पर मणिकांत ने कहा, तुम शादीशुदा ही नहीं, किसी दूसरे बच्चे की माँ भी हो। ऐसे में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तो क्या तुम मुझे बेसहारा छोड़ दोगे? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे अपना लोगे। ये बात सीमा ने मणिकांत से भाई बोली। तब मणिकांत कहता है कि सीमा, मैं तुम्हें बेसहारा भी नहीं छोड़ सकता और शादी भी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो एक ही रास्ता है। सीमा ने कहा, क्या? लिव इन रिलेशनशिप, यानी हम दोनों बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। सीमा मरती क्या न करती, वह राजी हो गई। इसके बाद दोनों बिना शादी के ही पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। मणिकांत ने पास के ही चाणक्य प्लेस स्थित एक प्ले स्कूल में आयुष का एडमिशन करा दिया। सीमा की भी उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दी। वहाँ सीमा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलने लगा। सीमा जल्दी ही अपना रंग दिखाने लगी। वह घूमने, फिल्में देखने और महंगा खाना खाने पर जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी। उसका पूरा वेतन इसी में खर्च हो जाता था। पैसे खत्म हो जाते तो वह परेशान उठती। तब वह अपने आस पड़ोस से उधार लेने लगी और उन पैसों पर अपने शौक पूरा करने लगी। उधार देने वालों के पैसे सीमा वापस न करती तो मणिकांत से पैसे मांगते। सीमा की इन हरकतों से मणिकांत परेशान रहने लगा। उसने सीमा को कई बार समझाया, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे सीमा के चरित्र पर भी शक होने लगा, क्योंकि सीमा हर किसी से इस कदर घुल मिल जाती थी और उनसे ऐसे बात करती थी जैसे वह उसका बहुत खास हो।
इसके अलावा उसे लोगों से पैसा बड़े आराम से भी उधार मिल जाता था। इससे मणिकांत को लगने लगा कि सीमा ने ऐसे लोगों से संबंध बना रखे हैं। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े भी होने लगे। हद तो तब हो गई जब सीमा मणिकांत पर दबाव बनाने लगी कि गोरखपुर की वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर दिल्ली में एक अच्छा सा मकान ले ले, यहीं रहें। मणिकांत सीमा की हरकतों से वैसे ही परेशान था। जब वह उसकी संपत्ति बेचने के लिए ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो वह सीमा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि यह औरत सीधे से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। पूरी योजना बनाने के बाद उसने सीमा से गोरखपुर के अपने गांव चलने को कहा तो वह खुशी खुशी चलने को तैयार हो गई। 15 सितंबर की दोपहर मणिकांत ने सीमा और आयुष को अपने साथ लेकर लखनऊ जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस पकड़ी। रात 10 बजे वह लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरा। उसने सीमा से कहा कि तुम्हें समय गोरखपुर जाने के लिए कोई बस या ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं, किसी होटल में रुक जाते हैं। सीमा क्या कहती, वह होटल में रुकने के लिए तैयार हो गई। रिक्शे पर बैठकर उसने रिक्शे वाले से किसी छोटे और सस्ते होटल में चलने को कहा। रिक्शे वाला तीनों को नाका हिंडोला थाने के विजयनगर स्थित सिंह होटल एंड पंजाबी रसोई ले गया। वहाँ मणिकांत ने होटल के रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर राजकुमार से एक कमरे की डिमांड की तो उसने उससे आईडी मांगी। मणिकांत ने सुबह को आईडी की फोटोकॉपी देने को कहा। तब उसने उसका आधार कार्ड लेकर उसका नंबर, मोबाइल नंबर और पता दर्ज कर लिया। कमरे का किराया 350 रुपये लेकर उसे कमरा नंबर 102 की चाबी मणिकांत को दे दी। वह सीमा और आयुष को लेकर कमरे में चला गया। सीमा और आयुष को कमरे में छोड़कर मणिकांत चारबाग गया और वहाँ किसी ढाबे से खाना लेकर आया। खाना खाकर वह सीमा से बातें करने लगा। तभी किसी बात पर उसकी सीमा से बहस हो गई तो वह सीमा को पीटने लगा। सीमा जोर जोर से रोने लगी। माँ की पिटाई और उसे रोता देख मासूम आयुष भी रोने लगा। मणिकांत सीमा की पिटाई करते हुए उसे बाथरूम में ले गया। वहाँ उसने उसे इस तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई। उसे बेहोश की हालत में छोड़कर बस आयुष के पास आया और उसे बिस्तर पर लेटाकर किसी तरह सुला दिया। इसके बाद उसने घर से बैग में रख कर लाया सब्जी काटने वाली चाकू निकाला और बाथरूम में बेहोश पड़ी सीमा का बेरहमी से गला काट दिया, जिससे उसकी उसी समय मौत हो गई। रात भर वह उसी कमरे में रहा। सवेरा होने पर उसने मैनेजर से अपना आधार कार्ड लिया और बैग लेकर निकल गया। होटल से निकलकर वह गोरखपुर अपने घर आ गया। उसने अपनी ओर से होटल में कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस आयुष की स्कूल ड्रेस के टैग के सहारे उस तक पहुंच गई। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर पुलिस ने मणिकांत को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आयुष को चाइल्ड लाइन भेजकर सीमा के पति मनोहर और उसके घर वालों से संपर्क किया तो उसके चाचा जी आकर उसे ले गए। कथा लिखे जाने तक पुलिस होटल के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना और इस घटना से आपको क्या सबक मिलता है ये आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।